आपका स्वागत है सच बेधड़क की खास पेशकश में, जिसमें आज बात करेंगे सियासत के गुरुओं की। राजनीति में गुरु शिष्य की परंपरा बेहद खास रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है और उनके दिए गए ज्ञान का कर्जा कभी चुकाया भी नहीं जा सकता है। गुरु के पास एक शिष्य का ज्ञान, प्रतिभा, साधना, सृजना, आचरण और सिद्धि के लिए जाता है। इन सभी गुणों को प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के प्रति कितना समर्पित रहता है, यही उनके संबंध की आधारशिला होती है। गुरु शिष्य की ये परंपरा के उदाहरण सिर्फ अध्यापन में नहीं है, बल्कि ये राजनीति जैसे क्षेत्र से भी निकलते हैं। ये नेताओं ने साबित कर दिया है। अब आपने अभी उन नेताओं के बारे में जाना जिन्होंने राजनीति में एक खास जगह बनाई और उनके पीछे खास शख्सियतों का हाथ था जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अब हम आपको ऐसे नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक राजनीतिक शिक्षक बनकर उभरे हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी, उनकी राजनीति नर्सरी में निकले नामों ने देश की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया। तो चलिए आपको बताते हैं उन राजनीतिक शिक्षकों के बारे में। देश की सियासत के वो 5 नाम जिन्होंने दिखाई जन नेताओं को राह, सियासत का ज्ञान देकर किया सरोकार। महात्मा गांधी से लेकर मुलायम सिंह तक नेता जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को किया चरितार्थ। देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी लगभग हर नेता के गुरु कहे जाते हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, आमजन भी गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। लेकिन गांधी जी किसे अपना आदर्श मानते थे, किससे वे राजनीति की शिक्षा लेते थे, किसके मार्गदर्शन पर उन्होंने उस वक्त भारत जैसे देश की राजनीति को समझा था, उसे आगे बढ़ाया था, ऐसे नेता हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1912 में गोखले गांधी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक रूपरेखा बताई थी और आगे के लिए गांधी जी को तैयार किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को भारत और आम भारतीयों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में व्यापक तरीके से बताया। गांधी जी उस वक्त एक युवा वकील थे और देश की हालत को लेकर बेहद चिंतित थे। वे इन सब से देश को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन ये सब कैसे किया जाए, उसका ज्ञान गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें दिया। जानकार कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के पास गांधी जी घंटों तक बैठे रहते थे और उनसे देश की सियासत और हालत को लेकर अपनी जानकारी लेते थे। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने तक के सफर में जिन कुछ एक लोगों का योगदान सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, उस फेरिस्त में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी तस्दीक खुद महात्मा गांधी भी करते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के मेरे प्रयोग में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकारा है। इस किताब में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को विशाल हृदय और शेर की तरह बहादुर बताया है। गांधी गोखले से बातचीत करने के लिए एक दूसरे को खत भी लिखा करते थे। महात्मा गांधी अपने इन लेटर्स में गोखले को प्रिय प्रोफेसर गोखले के नाम से संबोधित किया करते थे और उनसे जरूरी सुझाव भी लेते थे। एक ऐसा ही पत्र उन्होंने तब लिखा था जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र का दफ्तर खोला था। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण का नाम कौन नहीं जानता। वे एक नेता नहीं बल्कि लोकनायक थे। उनकी पहचान देश की सियासत में एक ऐसे बुजुर्ग के तौर पर है जिसने भारतीय राजनीति की चूलें हिला दी हो। एक दौर में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को उनकी कुर्सी से बेदखल कर दिया। जेपी नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से नेताओं की ऐसी फौज निकली जो आज भी काफी हद तक देश की राजनीति को प्रभावित करती है। जेपी के आंदोलन से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी और मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता निकले। ये नेता जेपी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। जेपी ने भी अपने इन शिष्यों को ऐसी राजनीति की शिक्षा दी
कि इन नेताओं ने भारतीय राजनीति के इतिहास में झंडे गाड़ डाले। जेपी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने तक फैसला कर डाला। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में फिर से वापस आ गए। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने उस वक्त की राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने बेहद बीमार रहने के बावजूद बिहार से सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी किया था। उनकी लीडरशिप में ही पीपल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 की बात करें तो जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तब जेपी समेत 600 से भी ज्यादा विरोधी नेताओं को बंदी बना लिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। जेल में बंद रहने के दौरान जेपी नारायण की तबीयत और खराब हो गई। इसके 7 महीने बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए तो उसमें जेपी की अथाह कोशिशों के चलते ही समूचा विपक्ष एक झंडे के नीचे आ गया और इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने भारत की राजनीति को गैर कांग्रेसवाद की नई सोच दे दी। लोहिया ने खुद तो राजनीति में कभी किसी बड़े पद की चाह नहीं की, लेकिन उनके सिखाए शिष्यों ने जरूर राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उनके बड़े शिष्य माने जाते हैं। इसके अलावा भी राजनीति में लोहिया के कई और शिष्य आज स्थापित मुकाम पर आ चुके हैं। राम मनोहर लोहिया स्वदेशी के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था और इसे शासकों की भाषा बताया था। लोहिया का मानना था कि देश का विकास अपनी भाषा में ही हो सकता है। राजनीति का आधार कांग्रेस का विरोध करना था। नेहरू के राज में उन्होंने अकेले दम पर विपक्ष खड़ा किया। नतीजतन कांग्रेस को कई राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। लोहिया के नक्शेकदम पर ही मुलायम सिंह यादव भी चले थे। ये इसका ही उदाहरण है कि यूपी में उन्होंने सपा को इतना मजबूत कर दिया था कि कांग्रेस वहां पैर तक जमा नहीं सकी थी। लोहिया ने जातिवाद तोड़ने के लिए रोटी और बेटी का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि जातिवाद का खात्मा करने के लिए समाज की हर जाति को एक दूसरे के साथ बैठकर खाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह यादव की राजनीति भी लोहिया के नाम पर शुरू हुई और अब अखिलेश यादव इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब सिर्फ 14 साल के थे, तब से राम मनोहर लोहिया का प्रभाव उन पर ज्यादा पड़ने लगा था। ये लोहिया के समाजवादी विचारों का ही प्रभाव था कि इस उम्र में वे पहली बार जेल चले गए। इस घटनाक्रम से राम मनोहर लोहिया जैसे कद्दावर नेता भी चकित रह गए कि आखिर इतनी कम उम्र में कोई बच्चा उनके विचारों में इस कदर प्रभावित हुआ कि जेल ही चला गया। सियासी गुरु शिष्य की परंपरा में एक नाम और बेहद महत्वपूर्ण है और वो है चंद्रा स्वामी का। चंद्रा स्वामी का नाम पहले इतना जाना पहचाना नहीं है, ना ही उनका राजनीति से कभी सीधा वास्ता रहा था, लेकिन अपने एक शिष्य के चलते एक दौर में वह देश की राजनीति में सबसे ज्यादा जाना पहचाना और विवादों से घिरा हुआ नाम बन गए थे। ये शिष्य थे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रा स्वामी को नरसिम्हा राव का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि एक दौर में नरसिम्हा राव बिना चंद्रा स्वामी से पूछे कोई फैसला नहीं लिया करते थे। नरसिम्हा राव के अलावा कई और बड़े ऐसे नेता भी चंद्रा स्वामी के शिष्य रह चुके हैं। चंद्रा स्वामी का पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से सीधा संपर्क था। कई सियासी जानकार कहते हैं कि उन्हें पीवी नरसिम्हा से मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि उन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगा था। यानी कि कुल मिलाकर वो जितने मशहूर थे उतने ही विवादों से घिरे हुए भी थे। विवादों से उनका पुराना नाता था। कहते हैं इस वजह से उन्हें एक मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी। साल 2011 में अपने आंदोलन से पूरे देश में आंदोलन की लौ जलाने वाले गांधीवादी अन्ना हजारे हमेशा राजनीति से दूर रहे, लेकिन इसे विडंबना ही कह ले कि जो लोग उनके आंदोलन में सबसे आगे रहे
जो अन्ना के बाद उनके आंदोलन का चेहरा बन गए, वो राजनीति में बहुत आगे निकल गए और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके साथी मनीष सिसोदिया या फिर किरण बेदी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सैन्य जनरल वीके सिंह भी अन्ना हजारे के शिष्य रह चुके हैं। ये चारों लोग अन्ना हजारे को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं। किरण बेदी भी अब बीजेपी की बड़ी नेता है और पौंडीचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। हालांकि अन्ना हजारे कई बार अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी आलोचना करते रहे। अन्ना हजारे समाज सेवा के लिए किए गए अपने अनशन के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए वे गांधी जी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, जो उनके प्रदर्शनों को सभी आंदोलन से सबसे अलहदा बना देता है। अन्ना हजारे का असली नाम किसन बापट बाबूराव हजारे है। उनका जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के रोलेगन सिद्धवी गांव में हुआ था। अन्ना हजारे का जीवन बेहद गरीबी में गुजरा था। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने साल 1991 में महाराष्ट्र में ही किया था।